गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th हिस्ट्री लेसन 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर एंड इम्पीरियल एम्पायर विजयनगर पार्ट 2 करेंगे। इसमें सबसे पहले जो हम सब टॉपिक लेंगे वो है विजयनगर का रेखांकन। जैसा कि बच्चों पहले फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि विजयनगर साम्राज्य अपने समय का एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य रहा। इसका कालखंड 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच रहा। विजयनगर के शासकों ने लगभग 300 वर्षों तक यहाँ शासन किया और इसे विकास की चरम सीमा तक पहुँचाया, चरमोत्कर्ष तक पहुँचाया। इसमें 300 वर्षों तक लगभग 4 वंशों ने विजयनगर पर शासन किया। उनमें पहला वंश था संगम वंश, जिसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। उसके पश्चात सुलभ वंश आया जो सैनिक कमांडर थे। तीसरा वंश तुलुव वंश था, जिसके सबसे प्रसिद्ध शासक जो रहे कृष्णदेव राय जी थे। और उसके बाद जो चौथा वंश और अंतिम वंश था वो था अराविदु वंश। तो विजयनगर का रेखांकन नामक टॉपिक में हम पढ़ेंगे धार्मिक केंद्र, शहरी केंद्र और राजकीय केंद्र। इतिहासकार और पुरातत्वविद विजयनगर को 3 केंद्रों में बांटते हैं: धार्मिक केंद्र, शहरी केंद्र और राजकीय केंद्र, सेक्रेट सेंटर, अर्बन कोर एंड रॉयल सेंटर। इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत जो हम पहला सब टॉपिक लेंगे वो है जल संपदा या वाटर रिसोर्सेस। इसके अंतर्गत हम कृत्रिम जल प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर प्रायद्वीप का सबसे शुष्क क्षेत्र माना जाता था, इसीलिए यहाँ के शासकों ने पानी के संचयन के लिए, जल के संचयन के लिए व्यापक विस्तृत जो है कृत्रिम जल प्रणालियाँ स्थापित की। जल धाराओं के साथ जो ग्रेनाइट की पहाड़ियों से जो जलधाराएं निकलती थी और वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी में जाकर मिलती थी, उन जलधाराओं के साथ छोटे छोटे बांध बनाकर अलग अलग आकारों के हौज बनाए गए। हौज मीन्स वाटर टैंक, जलाशय बनाए गए, हौज बनाए गए और उन हौजों में जो है पानी इकट्ठा किया जाता था। तीसरा पॉइंट, 15वीं शताब्दी के आरंभ में कमलपुरम नामक एक जलाशय की भी स्थापना की गई। इस कमलपुरम जलाशय से खेतों को सींचा जाता था। एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक जल को पहुंचाया जाता था। ये नहर थी हिरिया नहर। हिरिया नहर के भग्नावशेषों को आज भी देखा जा सकता है और इसका निर्माण जो है, जो सबसे प्रथम वंश था विजयनगर का, संगम वंश, इसके शासकों ने किया था। इस नहर में तुंगभद्रा नदी के द्वारा पानी लाया जाता था और इस तरह हम देखते हैं कि विजयनगर के शासकों ने जो है राजकीय केंद्र, धार्मिक केंद्र और शहरी केंद्र तक जल पहुंचाने की व्यापक व्यवस्था की। उसके बाद जो हम नेक्स्ट अपना सब टॉपिक लेंगे आज का, वह है किलेबंदी। विजयनगर के शासकों ने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए व्यापक किलेबंदी के उपाय किए। 15वीं शताब्दी में फारस के राजा का दूत अब्दुल रज़्ज़ाक वो विजयनगर आया। वो वहाँ की किलेबंदी से बहुत ही प्रभावित हुआ। उसने कहा यहाँ किलेबंदी की दीवारों की 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि जो है 7 पंक्तियाँ थी। दुर्गों की 7 पंक्तियों का उसने अपने यात्रा वृत्तांत में उसने किलेबंदी का विस्तार से वर्णन किया। उसने कहा कि शहर को 7 दीवारों से, दुर्गों से घेरा गया था। केवल शहर को ही नहीं बल्कि जंगलों और कृषि क्षेत्रों को भी किलेबंद किया गया था। बाहरी दीवार जो ग्रेनाइट की पहाड़ियों से जो विजयनगर शहर घिरा हुआ था, उन ग्रेनाइट की पहाड़ियों के बीच में जो गैप था, जो खाली स्थान था, उसे किसी सीमेंट या गारे से नहीं बल्कि जो है छोटे छोटे फनाकार पत्थरों और मलबे से भरा गया था। ये पत्थर के टुकड़े फनाकार थे जो एक दूसरे के ऊपर टिके रहते थे। ये बेटा, ये वही ग्रेनाइट की पहाड़ी है जो विजयनगर शहर को चारों ओर से घेरे रखती थी और एक करधनी की भांति दिखाई पड़ती थी, जिससे विजयनगर शहर बहुत ही सुंदर दिखाई देता था। तो सबसे पहली दीवार ग्रेनाइट की पहाड़ियों की थी।
तो और इसी पहली दीवार पे वर्गाकार या आयताकार बुर्ज बने हुए थे जो बाहर की ओर निकले हुए थे। कोई जो है आक्रमणकारी जब जो है आक्रमण करते थे युद्ध के समय, यही बुर्ज से ही जो है सेना को सूचना मिल जाती थी आक्रमण के बारे में। पहली, दूसरी तथा तीसरी दीवारों के बीच खेत, बाग, बगीचे और जो है आम जनता और व्यापारियों के आवास थे। दूसरी किलेबंदी वो शहर के चारों ओर की गई थी। तीसरे किलेबंदी से राजकीय केंद्र को, जहां राजा का महल था, उसका परिवार रहता था, उसे घेरा गया था। विजयनगर शहर की जो महत्वपूर्ण इमारतें थी उन्हें भी किलों से, दीवारों से घेरा गया था। इस प्रकार जो है सुरक्षा के व्यापक उपाय किए गए, क्योंकि विजयनगर शासकों के अपने पड़ोसी राज्यों के साथ, बहमनी राज्यों के साथ रायचूर दोआब के क्षेत्र को लेकर जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में था, उनके बीच में लगातार संघर्ष होते रहते थे, युद्ध होते रहते थे। और इन युद्धों से अपने राज्य की सुरक्षा, साम्राज्य की सुरक्षा के लिए इस प्रकार उन्होंने किलेबंदी द्वारा व्यापक उपाय किए। कृषि क्षेत्र की किलेबंदी। जो डोमिंगो पेस जो यात्री था बेटा, उसने जो है उसने बताया, अपने यात्रा वृतांत में लिखा कि पहली दीवार से शहर की जो दूरी थी वो बहुत अधिक थी। उसके बीच में खेत, बाग, बगीचे और आम जनता के आवास थे। उसके बाद डोमिंगो पेस ने यह भी बताया कि शहरी व धार्मिक केंद्र के बीच में कृषि क्षेत्र को रखा गया था, उसे सुरक्षित रखने के लिए। उसके बाद कृषि क्षेत्र की किलेबंदी के लाभ और हानि। कृषि क्षेत्र को किलेबंद के जो लाभ थे बेटा, वो तो ये थे कि युद्ध, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि विजयनगर साम्राज्य जो है हमेशा पड़ोसी राज्यों के साथ उसके जो है युद्ध चलते रहते थे, संघर्ष चलता रहता था। तो इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से उसने कृषि क्षेत्र, शहर को ही नहीं बल्कि कृषि क्षेत्र को भी किलेबंद किया। इसके बेटा लाभ तो ये हुए कि युद्ध कितना भी लंबा चले, संघर्ष कितना भी लंबा चले, कृषि कार्य निरंतर चलता रहता था। कृषि कार्य में कोई बाधा नहीं आती थी, अनाज का उत्पादन चलता रहता था, भुखमरी की नौबत कभी नहीं आती थी। इसके बाद हम जो है इसकी हानि करेंगे। कृषि क्षेत्र में हानि। कृषि क्षेत्र को किलेबंद करने की एक तो हानि बेटा ये थी कि कृषि क्षेत्र को जो है किलेबंद करने में बहुत पैसा लगता था, बहुत धन का व्यय होता था, जो कि जो है यह धन जो है अन्य विकास कार्यों में भी लगाया जा सकता था। और दूसरी हानि यह है कि किलेबंद कृषि क्षेत्र में जो है वो कृषि करने से जो है कृषकों को, किसानों को जो है बहुत काफ़ी हानि भी काफ़ी जो है उनको असुविधा भी होती थी किलेबंद क्षेत्र में कृषि करने से। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे, सड़कें। विजयनगर की सड़कों के बारे में पढ़ेंगे। जो विजयनगर की मुख्य सड़कें थी वे दुर्ग से अंदर शहर की ओर जाती थी और हर दीवार में जो जितनी भी दीवारें थी, जितने भी उसमें जो है प्रवेश द्वार थे जो शहर को मुख्य सड़क से जोड़ते थे। कई सड़कें मंदिरों के प्रवेश द्वार से आगे बढ़ी हुई थी। मंदिरों के बेटे वही प्रवेश द्वार हैं जिन्हें गोपुरम कहा जाता है, और गोपुरम बनाने का श्रेय, जो ऊंचे ऊंचे मंदिरों के प्रवेश द्वार थे उन्हें गोपुरम कहा जाता था और इन्हें बनाने का श्रेय राजा कृष्णदेव राय को जाता है। तो जो है ये गोपुरम से आगे भी कई जो है सड़कें आगे को बढ़ी हुई थी और इन सड़कों के दोनों और जो है व्यापारी अपनी दुकानें लगाते थे, बाजार थे, और इनमें जो है फर्श वाली सड़कें भी बनी हैं, सड़कें फर्श की बनी हुई थी। उसके बाद हम लेंगे नेक्स्ट टॉपिक, शहरी केंद्र। बेटा शहरी केंद्र में चीनी मिट्टी के टुकड़े प्राप्त हुए हैं और इनसे पता लगता है कि वहाँ पे जो है अमीर व्यापारी रहते थे। पुर्तगाली यात्री जो दुआर्ते बारबोसा जो विजयनगर आया, उसने वहाँ के आवासों के बारे में क्या कहा कि जो आम जनता के जो आवास थे वे छप्पर के बने हुए थे, लेकिन वे मजबूत और सुदृढ़ थे और व्यवसाय के आधार पर खुले स्थानों में, लंबी गलियों में आवास बने हुए थे। और तीसरी बात उसने ये भी बताई कि अलग अलग संप्रदायों के लोगों के लिए पूजा स्थल और मंदिर बने हुए थे। इससे यह पता लगता है कि विजयनगर के शासकों ने कोई धार्मिक भेदभाव नहीं किया और सभी धर्मों के लोगों को, सभी संप्रदायों के लोगों को जो है उन्होंने अपने अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता प्रदान करी। वे जो शासक थे विजयनगर के वो धार्मिक सहिष्णु थे।
उसके बाद हम नेक्स्ट सब टॉपिक में आएंगे, वो है शासक और व्यापारी। ठीक है, विजयनगर में मसालों, वस्त्रों और रत्नों के बाजारों के लिए विजयनगर जो है बहुत ही प्रसिद्ध था। व्यापार से जो भी राजस्व, जो कर प्राप्त होता था, वो जो वही कर और राजस्व जो है विजयनगर की समृद्धि का सबसे प्रमुख कारण था। बेटे, जो तुलुप वंश के तीसरे प्रमुख शासक थे राजा कृष्णदेवराय, जिन्हें विजयनगर का जो है सबसे महानतम शासक भी कहा जाता है, जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया। अपनी मृत्यु तक उन्होंने वहाँ शासन किया। उन्होंने जो तेलुगु भाषा में एक अमुक्त मल्यद नामक किताब लिखी थी, पुस्तक लिखी, और उसमें उन्होंने अपने जो राज्य के राजनीतिक पहलुओं का वर्णन किया। उन राजनीतिक पहलुओं में उन्होंने एक और अपने वर्णन जो सबसे प्रमुख किया, वो किया कि व्यापारियों के साथ राज्य के शासक के संबंध कैसे होने चाहिए। उन्होंने कहा कि हर शासक को अपने बंदरगाहों का सुधार करना चाहिए और वाणिज्य को प्रोत्साहन देना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने कहा जो विदेशी नाविक आते हैं बीमारी के कारण या जो है सामान उतारने के लिए या थकान अपनी उतारने के लिए वो जो है बंदरगाहों पर आकर रुकते हैं, तो उनकी देखभाल का राजा को उचित प्रबंध करना चाहिए और विदेशी नाविक और व्यापारियों के साथ अपने संबंध अच्छे रखने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा हाथियों और घोड़ों का जो व्यापार करने वाले जो व्यापारी थे, उन्हें जो है उचित दरबार में बुला के उनका सम्मान करना चाहिए, उनके जो है तोहफा देने चाहिए, उन्हें मुनाफा देना चाहिए, जिससे कि जो कीमती वस्तुएं हैं ये जो है वो कभी भी तुम्हारे दुश्मनों तक नहीं पहुंचेंगी। और इसके अलावा इस प्रकार हम देखते हैं कि इन नीतियों से व्यापार के प्रति, व्यापारियों के प्रति इन नीतियों को अपनाकर विजयनगर के शासकों ने विजयनगर को एक समृद्ध साम्राज्य बनाया। उसके बाद बेटा हम करेंगे सामान्य जनजीवन के बारे में विजयनगर के। उसमें हम सामाजिक स्थिति पढ़ेंगे। सबसे पहले स्त्रियों को, विजयनगर में स्त्रियों को बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। तलवार चलाना, हिसाब किताब करने, ज्योतिष विद्या में यहाँ की स्त्रियाँ बहुत ही निपुण थी। इसके बाद हम जो नेक्स्ट सब टॉपिक लेंगे वो है विजयनगर के लोगों की आर्थिक स्थिति। विजयनगर की आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत थी। विजयनगर के लोग जो है वे समृद्ध थे, जनता खुशहाल थी। विभिन्न यात्री जो विजयनगर आए, दुआर्ते बारबोसा, अब्दुल रज़ाक, डोमिंगो पेस, उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में विजयनगर की समृद्धि का विस्तार से वर्णन किया है। विजयनगर के शासक जो हैं कृषि और व्यापार दोनों को ही बहुत ही प्रोत्साहन देते थे और इसके लिए दूरदर्शितापूर्ण नीतियां अपनाते थे। नेक्स्ट सब टॉपिक है विजयनगर की धार्मिक स्थिति। जैसे कि पहले भी बताया कि यहाँ विजयनगर के शासकों ने अनेक अलग अलग संप्रदाय के लोगों के लिए पूजा स्थल तथा मंदिर बनवाए। इससे पता लगता है कि वे धार्मिक सहिष्णु थे और धार्मिक पक्षपात नहीं करते थे और विभिन्न संप्रदायों के लोगों के लिए उन्होंने पूजा स्थल, मंदिर बनवाए। और सभी जो यात्री, विदेशी यात्री जो विजयनगर आए, उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में जो है इस आर्थिक स्थिति, जो विजयनगर की धार्मिक स्थिति और सामाजिक स्थिति का विस्तार से वर्णन किया है। जन सामान्य के जीवन का जो है कि झांकियाँ उनके यात्रा वृत्तांतों में मिलती हैं। उसके बाद हम लास्ट में असाइनमेंट देंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन, विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। इसमें आपने जो है ग्रेनाइट से निकलने वाली जो जलधाराओं के बारे में, कमलपुरम जलाशय, हौजों के बारे में, हिरिया नहर के बारे में, किस प्रकार जो है इनसे शहरी केंद्र, धार्मिक केंद्र और जो है सभी पूरे विजयनगर साम्राज्य में जल की आवश्यकता को किस प्रकार पूरा किया जाता था, सभी को इनको जो है आपने की पॉइंट्स में लिखना है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है विजयनगर में कृषि क्षेत्र को किलेबंद क्यों किया गया, उसके लाभ और
हानि बताइए। तो आपको ये क्वेश्चन भी मैंने जो है बहुत ही विस्तार से आपको समझाया है। तो आपने अब्दुल रज़ाक ने किस प्रकार जो है दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया है, उनके बारे में लिखना है। और कृषि क्षेत्र को भी जो है किले बंद करने के लाभ और हानि के आपने पॉइंट्स लिखने हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, पुर्तगाली यात्री जो है दुआर्ते बारबोसा ने शहरी केंद्र के बारे में क्या लिखा। उसमें भी आपने बताना है कि आवास छप्पर के थे लेकिन मजबूत और सुदृढ़ थे, और जो है व्यवसाय के आधार पर जो है वो गलियों में जो है व्यवस्थित थे, खुले स्थानों पर उनके आवास व्यवस्थित थे, उसके बारे में लिखना है। और विभिन्न संप्रदायों के लोगों के लिए जो उन्होंने पूजा स्थल बनाए हैं वहाँ के शासकों ने, उनके बारे में भी लिखना है। उसके बाद हम आते हैं बेटा प्रोजेक्ट पे। जो स्टूडेंट्स विजयनगर साम्राज्य पर अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो आज जो हमने की पॉइंट्स जो सब हेडिंग्स ली हैं उनको भी अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो आशा है बच्चों जो आज हमने विजयनगर साम्राज्य का भाग 2 किया, और जो उसमें हमने जो है जल संपदा के बारे में, कृषि क्षेत्र के बारे में, किलेबंदी के बारे में, और यहाँ की जो है शहरी केंद्र के बारे में, वहाँ की लोगों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और धार्मिक स्थिति, शासक और व्यापारी जो हैं, ये हमने आज टॉपिक्स लिए। इनके बारे में जो है आशा है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।